यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने डच को भी पढ़ लिया है, पुर्तगाली को भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसको आसानी से देखेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं हमारे परीक्षा में। ठीक हो गया? और बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से इसको समझेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है फ्रेंड्स, बार बार बनता है यहां से ये क्वेश्चन कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होती है। अब देखिए, स्थापना के समय जब 31 दिसंबर 1600 में जब स्थापना होती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उस समय ब्रिटेन में जो शासक थी एलिजाबेथ प्रथम थी, और भारत में जो शासक था मुगल शासक अकबर था। तो यहां से ये क्वेश्चन कैसा घुमाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था। ठीक है, भारत में किसका शासन था? तो मुगल का शासन यानी कि अकबर का शासन था। ठीक है, मुगल शासक यानी कि अकबर का शासन था भारत में, और ब्रिटेन में था किसका? एलिजाबेथ प्रथम का। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल याद कर दो कि अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो ब्रिटेन में किसका शासन था? एलिजाबेथ प्रथम का था। भारत में किसका शासन था? तो मुगल शासक अकबर का था। ठीक हो गया? अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ठीक है ना, स्थल मार्ग, क्योंकि अभी जो जितने भी यूरोपीय आए थे वो जलमार्ग से आए थे। ठीक है, कहां से आए थे? जल मार्ग यानी कि समुद्री मार्ग से आए थे। परंतु स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? तो कौन है? जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल, जो कि 1597 में स्थल मार्ग से भारत आया था। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। कब आया था? 1597 में। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके थोड़ा सा बेसिक इतिहास को समझते हैं ताकि आपको आसानी से पढ़ने में आसानी हो जाए। देखिए, जो ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इसकी स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600, परंतु इसको बनाया गया था 1599 में। कब? 1599 में बनाया गया था। पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए ये कंपनी स्थापित की गई थी। इसमें कुल 217 व्यापारी थे। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में जब ये कंपनी स्थापित हुई थी 1599 में, इसमें कुल कितने व्यापारी थे? तो 217 व्यापारी थे। ठीक है, कितने व्यापारी थे? 217 व्यापारी। अब क्या होता फ्रेंड्स कि 1599 में जब ये कंपनी बनाएगी, इसका नाम क्या रखा गया था? ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पहला नाम नहीं था। इसका नाम पहला था क्या? इस कंपनी का पूर्व पहला नाम जो माना गया है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक हो गया? प्रारंभिक नाम कंपनी का क्या पड़ता? जब इसकी स्थापना होती है 1599 में, इस कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तो आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो पहला नाम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का इसका नहीं था, इसका नाम आपने देख लिया। ठीक हो गया? अब देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा शाही फरमान जारी करके 15 वर्षों के लिए पूर्व देशों के लिए साथ क्या किया गया? व्यापार करने की इसको अनुमति दी गई। अब देखिए, जो ये कंपनी बनाई गई थी कब? 1599 में, परंतु इसको अनुमति कब मिलती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिलती है। तो इसलिए जो इसकी स्थापना मानी गई है, कब मानी गई है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, क्योंकि इसको जो फरमान का अनुमति कब मिली थी? अनुमति कब मिली? 1600 ईस्वी में मिली। इसलिए इसकी स्थापना 1600 ईस्वी को मानी जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अनुमति किसने दी थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसको फरमान जारी किसने किया था? एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। कितने वर्षों के लिए किया था? तो 15 वर्षों के लिए किया था। ठीक है, और किन देशों के साथ? तो पूर्वी देशों के साथ, जैसे भारत जो पूर्व के देश है उनके साथ कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों पर। ये तो लगातार बढ़ता रहा। ये भारत में कब तक रहे? 1947 तक, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस कंपनी को अनुमति कब मिली है कार्य करने की? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा मिले 15 वर्षों के लिए। ठीक हो गया? अब देखिए फ्रेंड्स
कि जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा क्या होता है, इस कंपनी का नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक इस कंपनी का नाम क्या नहीं था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। परंतु क्या होता है, 1833 के बाद क्या होता है, जो चार्टर एक्ट आता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम किस चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 1603 में क्या होता है कि महारानी जो एलिजाबेथ है, इसकी मृत्यु होती है। 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु होती है, प्रथम की। और जो ब्रिटेन का जो शासक बनता है, जेम्स प्रथम बनता है। यहां तक ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। 1603 में महारानी की मृत्यु होती है, ठीक है। और जो वहां का शासक बनता है, कौन बनता है, जेम्स प्रथम बनता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो 1608 में जेम्स प्रथम कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अपना दूध भेजता है, ठीक है। भाई रानी की मृत्यु होती है 1603 में, और 1608 में जो जेम्स प्रथम है वो क्या करता है कि कंपनी, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अपना दूध भेजता है, तो जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेम्स प्रथम ने किस दूत को भेजा था भारत में, तो नाम क्या होगा, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आता है, और वो किसका पत्र लेके आते हैं, तो जेम्स प्रथम का पत्र लेके। और किस जहाज के, ये भी पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज के माध्यम से भारत पहुंचा था, तो हेक्टर या हम उसको बोलते हैं रेड ड्रैगन जहाज के माध्यम से ये सबसे पहले सूरत पहुंचा था। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा इसके बेसिक इतिहास को समझते हैं कि जब जेम्स प्रथम क्या करता है, अपना दूध भारत भेजता है, तो उसको यह पता नहीं होता है कि अकबर की मृत्यु हुई है, ठीक है। उसको यह पता रहता है कि अकबर क्या है, जिंदा है। तो वो क्या करता है कि कैप्टन जो हॉकिंस है उसके पास एक फरमान लिखता है, किसके नाम से, अकबर के नाम से। किंतु जब कैप्टन हॉकिंस भारत आता है तो 1505 में ही क्या हो जाती है, कैप्टन जो अकबर है उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो कब आ रहा है, 1608 में भारत आ रहा है, तो जबकि अकबर की मृत्यु होगी 1605 में। तो जब वो भारत आता है तो वो मरा हुआ होता है, यानी कि उसकी मृत्यु होती है। और वहां का जो शासक होगा, मुगल शासक होता है, जहांगीर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हॉकिंस किसके दरबार में आया है, तो किसके दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचते हैं, जहांगीर के। अब देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से घुमावदार प्रश्न बनते हैं। कैसा, कि सबसे पहले देखिए कि जेम्स प्रथम किस दूत को भेजता है भारत, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि कैप्टन हॉकिंस को भेजता है। तो किसके दरबार में भेजता था, किसके दरबार के लिए भेजा था, तो अकबर के दरबार के लिए भेजा था, यानी कि मुगल, हालांकि मुगल शासक के दरबार में भेजा था, परंतु शासक का नाम पूछेगा कि जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को किसके लिए फरमान लिखता है, तो अकबर के लिए, ठीक है ना। भाई जेम्स प्रथम ने किसके लिए फरमान लिखा था, अकबर के लिए, ठीक है। परंतु अकबर की मृत्यु होगी तो वो फरमान किसको पहुंचता है, जहांगीर को। तो ये क्वेश्चन यहां पे पूछेगा कि जेम्स प्रथम का जो फरमान है वो किसे पहुंचता है, तो किसे पहुंचता है, जहांगीर को पहुंचता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको यहां क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, पहला बनेगा कि जेम्स प्रथम ने फरमान किसके लिए जारी किया, अकबर के नाम से, मिला किसे, जहांगीर को, ठीक है ना, और दिया किसको था, अकबर को, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस कहां पहुंचता है, किसके दरबार में पहुंचता है, तो जहांगीर के। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स कि जो कैप्टन हॉकिंस था वो तुर्की एवं फारसी भाषा का ज्ञाता था। कैप्टन हॉकिंस जो बंदा था उसको तुर्की भी आती थी और फारसी भी बहुत अच्छी आती थी। इसलिए क्या किया गया कि जब वो भारत आता है 1608 में, तो जो जहांगीर है, मुगल बादशाह जहांगीर, तो उसने उसको क्या किया कि 400 का मनसब दिया। 400 का क्या किया, मनसब, एक जागीर दी और उसको खाने की उपाधि दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स बार बार कि किस मुगल बादशाह ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी, ठीक है। तो खान की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने। और किसको दी, तो कैप्टन हॉकिंस को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी गई है,
तो कैप्टन हॉकिंस को दी गई है। किसने दी है खान की उपाधि? तो जहांगीर ने दी है। और क्या क्या दिया? तो 400 का मनसब दिया, एक जागीर दी। ठीक है, क्यों दिया? कि उसको तुर्की और फारसी का अच्छा विद्वान था, इस वजह से दिया है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी से अन्य क्या क्या पूछा जाता है कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो कब भारत आता है? 1608 में। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद हो गया। जेम्स प्रथम उसको भारत भेजता है 1608 में, और ये भारत में रहता है 1611 के बाद। ये फिर वापस चला जाता है इंग्लैंड में। तो आता है 1608 में और जाता है 1611 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल कैप्टन हॉकिंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि 1608 में भारत आता है, 1611 में क्या करता है? पूरा इंग्लैंड चला जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए कि 1608 के समय ब्रिटेन का शासक कौन बनता है? जेम्स प्रथम था, तथा भारत का शासक कौन था? जहांगीर। अब देखिए 1608 में जब कंपनी की स्थापना, जो प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था? सूरत में। परंतु सूरत में टिकता नहीं है वो कारखाना, अस्थायी भी नहीं रहता कुछ, वो सीधा कहाँ चला जाता? मसूलीपट्टनम में जाता हो 1611 में, जहां की उसको अस्थायी कारखाना खोला गया था। ठीक है, परंतु ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 1608 में कंपनी का प्रथम कारखाना खोला गया था, तो उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? 1608 में ब्रिटेन का शासक कौन था? तो जेम्स प्रथम था। भारत का शासक कौन था? तो जहांगीर। ये बिल्कुल आपको क्लियर याद रखना है कि 1608 में सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना खोला था, परंतु यहाँ पे उसको नहीं खोलने दिया जाता है। तो वो अपना कारखाना कहाँ खोलता है? ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी तो मसूलीपट्टनम में खोलती है 1611 में। ठीक है, परंतु वहां पे अस्थायी नहीं रहती, अस्थायी कारखाना खोलती है, और फिर से वो क्या करती है? सूरत में उसको अस्थायी बनाती है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। 1608 में ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम, भारत का शासक जहांगीर। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए 1613 में जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। भाई देखिए 1608 में सबसे पहले वो सूरत में ही अपने कारखाना खोलते हैं, परंतु वहां पे नहीं खोलने दिया जाता है मुगलों द्वारा, और वो कहाँ अपने कारखाना खोलते हैं? मसूलीपट्टनम में 1611 में। ठीक है, और मसूलीपट्टनम में क्या उनका कारखाना अस्थायी है। फिर क्या होता है कि 1613 में जहांगीर द्वारा, जो कि मुगल बादशाह है जहांगीर, तो जहांगीर द्वारा 1613 में सूरत में, ठीक है, सूरत कहाँ है? बंगाल में, सॉरी फ्रेंड्स, गुजरात में है सूरत। तो सूरत में क्या किया जाता है कि अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि अंग्रेजों द्वारा अस्थायी कंपनी कब स्थापित की गई है। ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी रूप से कारखाना कब स्थापित की गई, ये रियल पर्सन बनेगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी रूप से कारखाना भारत में कब स्थापित किया गया था? 1613 में, और कहां? सूरत में। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्थायी कारखाना था वो कहाँ था? मसूलीपट्टनम, जो कि मैं अभी व्यक्त कर रहा था आगे, पहले बता दिया था आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्थायी कारखाना है वो कहाँ है? मसूलीपट्टनम में, और कब? 1611 में। ठीक है, अस्थायी कारखाना था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्थायी कारखाना था वो कहाँ था? सूरत। और कब बनाया गया इसको अस्थायी? 1613। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे परीक्षा में कि भाई अस्थायी कारखाना कौन था? मसूलीपट्टनम। कब था? 1611 में। अस्थायी कारखाना कौन था? सूरत। कब था? 1613 में। बिल्कुल आपको ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर टॉमस रो से। ठीक है ना भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन हॉकिंस और सर टॉमस रो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो हॉकिंस को हमने पढ़ दिया। अब सर टॉमस रो को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए सर टॉमस रो 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से मुगल दरबार में भेजा था। पहला किसको भेजा? जेम्स प्रथम ने पहले किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को भेजा। और 1615 में किसको भेजा? तो सर टॉमस रो को भेजा, सर टॉमस रो। और देखिए फ्रेंड्स कि जो ये सर टॉमस रो भी है वो किसके दरबार में पहुंचता है? तो जहांगीर के। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचता है? तो ये भी जहांगीर के। और सर टॉमस रो भी जहांगीर के। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है।
परंतु ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है और 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स आपकी। देखिए फ्रेंड्स, जो सर थॉमस रो था यह 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में क्या रहा है ये, ठीक है, मान्य राजदूत के रूप में इलाहाबाद, मांडू, अजमेर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सर थॉमस रो था वो कहाँ मान्य रूप में राजदूत के रूप में कार्य किया इसने, तो अजमेर में, मांडू में और इलाहाबाद में, ठीक है, 3 वर्ष तक। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए सर थॉमस रो से एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि सर थॉमस रो भारत कब आया, 1615 में। भारत से कब वापस गया, तो 1619 में, ठीक है। 1615 में भारत आता है, 1619 में भारत से चला जाता था। ये यहां से सर थॉमस रो से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कि किसने भेजा था सर थॉमस रो, तो जेम्स प्रथम ने भेजा था। किसके दरबार में पहुंचा, जहांगीर के। कब पहुंचा, 1615 में। कितने वर्ष तक रहा नहीं, कितने वर्षों तक वो मान्य दूत के रूप में कार्य किया उसने, 3 वर्ष के लिए, अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में। भारत में वो 15 में आता है, 19 में चला जाता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मैग्ना कार्टा से, 1717 का महाधिकार पत्र, जिसको क्या मैग्ना कार्टा बोलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं हमारे परीक्षा में। ठीक हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का 1717 का महाधिकार पत्र, जिसे कि हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन फर्रुखसियर से मिलने आया है। ठीक है, फर्रुखसियर कौन है, ये भी मुगल बादशाह है। ठीक है, पर ये कमजोर बादशाह था। फर्रुखसियर जो था ये कमजोर बादशाह था, इतना बलशाली नहीं था। तो क्या होता है कि 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन फर्रुखसियर से मिलने आया है। ठीक हो गया। अब देखिए इस मिशन में एक महत्वपूर्ण सदस्य था भाई, जो ये जॉन सरमन के नेतृत्व में जो मिशन आया था आपके यूरोप से, तो उसमें क्या होता है, ब्रिटेन से, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें एक सदस्य जो काफी इंपोर्टेंट, जिसको का नाम आपको याद रखना ही होगा। इस मिशन में जो काफी इंपोर्टेंट नाम है विलियम हैमिल्टन। तो जो ये विलियम हैमिल्टन था वो क्या था, एक सर्जन का मतलब एक डॉक्टर था। ठीक है ना, एक डॉक्टर था। तो जब यह भारत में आए हैं तो फर्रुखसियर को उस समय क्या था, जो फर्रुखसियर है, तो फर्रुखसियर को क्या था, प्राणघात बीमारी से जूझ रहा था। प्राणघात बीमारी का मतलब था उसका कि उसको एक ऐसा फोड़ा हो गया था कि जिससे वो कि मरने ही वाला था वो। ठीक है ना, जो फर्रुखसियर है मुगल बादशाह, तो वो बिल्कुल मरने वाला था, उसको प्राणघात बीमारी से वो बहुत जूझ रहा था। तो क्या होता कि जॉर्ज थर्मन के नेतृत्व में यहाँ क्या आ रहा है कि उनका मिशन आ रहा था। उस मिशन में कौन बंदा बैठा हुआ है कि विलियम हैमिल्टन बैठा है, जो कि डॉक्टर था, सर्जन था। अब भारत में जब वो आता है तो जिस शासक को मिलने के लिए वो आ रहा है फर्रुखसियर से, तो वो क्या है, प्राणघात बीमारी से मर रहा है। ठीक है, जूझ रहा है वो प्राणघात बीमारी से, क्योंकि उसको फोड़ा इतना बड़ा हो गया कि वो बिल्कुल वो प्राण देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो विलियम हैमिल्टन है वो उसका इलाज करता है, फर्रुखसियर का इलाज करता है। ठीक है, और वो इसका इलाज इतने सरल तरीके से करता है, उसके अच्छे तरीके से करता है कि जो फर्रुखसियर वो बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल सही, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो कि एक बार या तो मर ही रहा था या तो फिर वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब फर्रुखसियर जो कि मुगल बादशाह है, वो सर विलियम हैमिल्टन के सेवा से बहुत ही प्रसन्न होता है। अब वो क्या करता है कि 1717 में जो कंपनी है उसके लिए फरमान जारी करता है। ठीक है ना, वो उसके लिए क्या करता है, फरमान जारी करता है, जिसे कि नाम दिया गया मैग्ना कार्टा, यानी कि महाधिकार पत्र, 1717 का महाधिकार पत्र। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये महाधिकार पत्र कब मिलता है कि जब 1515 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन भारत आता है। ठीक है ना, जॉन सरमन के नेतृत्व में क्या होता है, व्यापारिक मिशन भारत आता है। भारत में जो शासक रहते हैं मुगल बादशाह
फर्रुखसियर रहते हैं। फर्रुखसियर क्या होता है कि प्राणघात बीमारी से जूझा रहता है, यानी कि मरने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो उसका इलाज कौन करता है? विलियम हैमिल्टन हैमिल्टन करता है। तो विलियम हैमिल्टन बहुत अच्छे तरीके से जब फर्रुखसियर का इलाज करता है, तो फर्रुखसियर बहुत ही प्रसन्न होता है हैमिल्टन पे। तो 1717 में क्या होता है कि जो कंपनी है उसके लिए क्या करता है, फरमान जारी करता है, जिसको कि नाम दिया गया क्या? मैग्ना कार्टा, यह महाधिकार पत्र। ठीक हो गया, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अब क्या हो गया, जो ये मैग्ना कार्टा है, इस मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्या क्या दिया गया था इसमें, क्या क्या फरमान जारी किए गए थे 1717 में? सबसे पहले को जो कंपनी को ये फरमान जारी किया गया था कि 3,000 रुपया में 3,000 रुपया में वार्षिक कर देने पर बंगाल में मुफ्त व्यापार। यानी कि भाई अंग्रेजों को क्या करना है, 3,000 रुपया देनी है एक साल में, और वो क्या कर सकते हैं, एक साल में बंगाल क्षेत्र में मुफ्त व्यापार कर सकते हैं, फ्री में व्यापार कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। ठीक हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां से क्या आता है कि 10,000 रुपया वार्षिक कर देकर सूरत में मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। यानी कि 3,000 रुपया देके तो आप बंगाल में फ्री में व्यापार करो। ठीक है, 3,000 भी कब भी देने हैं? महीने के भी नहीं देने, बल्कि साल के देने हैं। ठीक है, 3,000 आप साल भर में देंगे और बंगाल में मुफ्त व्यापार करेंगे। 10,000 रुपये एक साल में देंगे और सूरत में भी मुफ्त व्यापार करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते थे। और तीसरा, जो मुंबई की टकसाल से जो उनके सिक्के जारी किए जाते थे, तो मुगल साम्राज्य में उनको क्या किया गया, मान्यता प्रदान की गई थी। तो इस फरमान को क्या कहा गया है, ब्रिटेन का, इसको मैग्ना कार्टा है। ठीक है, इसको क्या कहा गया, 1717 को कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जाना गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मैग्ना कार्टा 1717 का, कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि 1717 का मैग्ना कार्टा क्या है। तो आपने क्या आंसर इसका देना है कि फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया फरमान को ही 1717 का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसमें क्या क्या बिंदु थे 1717 के जो मैग्ना कार्टा के, क्या क्या बिंदु थे कि 3,000 रुपये वार्षिक देकर बंगाल में मुक्त व्यापार, 10,000 रुपये वार्षिक कर देकर सूरत में मुक्त व्यापार, और मुंबई की जो टकसाल से जो जारी किए गए सिक्के हैं मुगल साम्राज्य में उनको मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक हो क्या फ्रेंड्स? ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आसानी से आपको ये याद होना चाहिए फ्रेंड्स। कितनी बातें की गई थी? 3 बातें कि 3,000 रुपये वार्षिक देके बंगाल में मुफ्त व्यापार करो, 10,000 रुपये देके वार्षिक कर देके सूरत में मुफ्त व्यापार करो, और मुंबई की टकसाल से जो सिक्के जारी किए गए उनको मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान की गई है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, और यहां से क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि ब्रिटेन की प्रेसिडेंसी, कितनी प्रेसिडेंसी थी? तो पहली प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरी मुंबई प्रेसिडेंसी, तीसरी कलकत्ता, जिसको कि बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन की कितनी प्रेसिडेंसी थी? तो 3 प्रेसिडेंसी थी मुख्य तौर से। बंगाल यानी कि जिसको हम कोलकाता बोलते हैं, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक हो गया, 3 प्रेसिडेंसी थी। अब किले से प्रश्न बनते हैं कि ब्रिटेन के कौन कौन से किले थे, तो किलों का नाम क्या क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मद्रास में ब्रिटेन के द्वारा जो किला स्थापित किया गया था उस किले का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि मद्रास में जो ब्रिटेन के द्वारा जो किला स्थापित किया गया था उस किले का नाम क्या है? तो क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट जेम्स सेंट जॉर्ज। ठीक हो गया, जॉर्ज। दूसरा कि कलकत्ता में ब्रिटेन के द्वारा जो किला स्थापित किया गया था उसका नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम है। ठीक हो गया। और मद्रास यानी कि पांडिचेरी, सॉरी फ्रेंड्स, पांडिचेरी में जो किला स्थापित किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? फोर्ट लुई। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि मद्रास में ब्रिटेन का जो किला था उसका नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, फोर्ट लुई पांडिचेरी में। तो ये 3 किले काफी इंपॉर्टेंट थे, ब्रिटेन के यहीं से व्यापार होता था, ये सुरक्षा के लिए काफी इनके महत्वपूर्ण किले थे। तो मद्रास, कलकत्ता, पांडिचेरी, और क्या क्या नाम दिया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, फोर्ट लुई, आपको ये याद रखने होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव और बनता है ब्रिटेन के राजकुमार से, क्योंकि मुंबई क्षेत्र इसको दिया जाता है, यहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं फ्रेंड्स।
तो ये भी आपको ब्रिटेन के राजकुमार कुमार का विवाह भी आपको आसानी से समझना होगा, मैं आसानी से समझाऊंगा जहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखिए 1661 में 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली की राजकुमार कैथरीन दोनों का विवाह होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो 1661 में क्या होता है कि ब्रिटेन का जो राजकुमार होता है उसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या था? चार्ल्स द्वितीय था। और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उसका नाम था कैथरीन। क्या था? कैथरीन। अब दोनों का क्या होता है? विवाह होता है। दोनों का क्या होता है? विवाह। और ये राजकुमार क्या है? ये ब्रिटेन है यानी कि अंग्रेज है। और ये जो कैथरीन राजकुमारी ये क्या है? पुर्तगाली है। तो दोनों के बीच क्या होता है? विवाह होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भारत का बम्बई क्षेत्र है, तो बम्बई क्षेत्र उस समय किसके क्षेत्र में था? किसके अधिकार में था? पुर्तगाली के अधिकार यानी कि नियंत्रण में था। तो पुर्तगाली क्या करते हैं? उसको दहेज के रूप में ब्रिटेन के राजकुमार को देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, जब पुर्तगाली और उसके बीच शादी होती है, राजकुमार के बीच शादी होती है, तो जो पुर्तगाली लोग थे तो वो क्या करते हैं? मुंबई को क्या करते हैं? ब्रिटेन के राजकुमार को दान दे देते हैं। ठीक है, दहेज के रूप में दे देते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि ये मुंबई क्षेत्र अब किसका हो गया? ब्रिटेन का हो गया। ब्रिटेन का हो गया यानी कि जो राजकुमार का हो गया। अब वो राजकुमार क्या करता है कि वो 7 वर्ष के बाद यानी कि 7 सालों के बाद ब्रिटेन द्वारा इसको क्या करता है? मुंबई को 10,000 पाउंड के वार्षिक किराए पे कंपनी को देता है। भाई जो मुंबई उसका हो गया, इसका हो गया ब्रिटेन यानी कि उस राजकुमार का हो गया। अब ये क्या चाहेगा कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या करेगा? उसको देता है। कितने साल बाद देता है? तो 7 साल बाद देता है। और कितने पाउंड लेता है वो मुंबई को बेचने के लिए? 10,000 पाउंड वार्षिक किराए पर। ठीक है ना, वार्षिक यानी कि 1 साल के 10,000 पाउंड देने थे कंपनी ने। तो जो राजकुमार है वो 7 साल बाद क्या करता है? कंपनी को, ब्रिटेन को दे देता है। तो ये आपको याद रखना है कि चार्ल्स प्रथम और कैथरीन की शादी कब होती है? 1661 में। चार्ल्स प्रथम अंग्रेज है और कैथरीन क्या है? तो ये पुर्तगाली है। दोनों के बीच शादी होती है। और इसके परिणाम क्या होता है कि इसका परिणाम यह होता है कि जो पुर्तगालियों के पास जो मुंबई क्षेत्र है वो उसे किसे देते हैं? तो वो चार्ल्स द्वितीय को देते हैं यानी कि ब्रिटेन को दे देते हैं। अब ब्रिटेन वाला क्या करता है कि उसको क्या करता है, जो हमारा चार्ल्स द्वितीय वो उसको कंपनी को दे देता है। ठीक है, कि तुम यहाँ पे काम करो। ठीक है, और वो क्या करता है कि भाई ठीक है तुम इसमें काम करो, पर मुझे क्या चाहिए? 10,000 रुपये वार्षिक कर चाहिए। ठीक है, वार्षिक किराया चाहिए 10,000 रुपया। तो 10,000 पाउंड, सॉरी फ्रेंड्स, 10,000 पाउंड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब राजा के द्वारा ये क्या किया गया था कि कंपनी को दिया गया था मुंबई क्षेत्र, तो कितने हजार पाउंड में इसको दिया गया था? क्या वार्षिक किराए पे दिया गया था? तो 10,000 पाउंड की वार्षिक किराए पे इसे कंपनी को सौंपा गया था फ्रेंड्स। कितने साल बाद? 7 साल बाद। इसको मिला किसको था दहेज में? और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस ब्रिटेन राजकुमार को मुंबई क्षेत्र दान में मिला था, दहेज में मिला था? तो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को। और किसने दिया था मुंबई क्षेत्र दान को? मुंबई क्षेत्र दान में तो पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी मुगल बादशाह देखे, तो एक हम औरंगजेब से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके ऐसे 1-2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं यहाँ से, इसको क्लियर करते हैं। औरंगजेब के समय जो अंग्रेज हैं वो हुगली नदी के क्षेत्र पर अपना प्रभाव बना रहे थे, और जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, और जिसमें जीत किसकी होती है? तो औरंगजेब की होती है। औरंगजेब काफी शक्तिशाली वो था, क्या बोलते हैं, मुगल बादशाह था। तो औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, और जीतता कौन है? औरंगजेब जीतता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि 1688 में औरंगजेब का सामना किससे होता है? सर जॉन चाइल्ड से। औरंगजेब का सामना किससे होता है? सर जॉन चाइल्ड से होता है। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। तो इसमें क्या होता है कि औरंगजेब की ही जीत होती है। जीत किसकी होगी? औरंगजेब की जीत होती है। लेकिन दोनों के बीच क्या होती है? संधि होती है, और जिसमें जो सर जॉन चाइल्ड है वो जुर्माना चुकाता है, और फिर वो क्या करता है? औरंगजेब उसको भारत बनाने की अनुमति देता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बनेंगे कि औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के मध्य संघर्ष कब हुआ था? तो 1688 में हुआ था। जीत किसकी हुई? तो औरंगजेब की हुई। और एक क्वेश्चन यहाँ से काफी इंपोर्टेंट है कि सर जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के बीच संधि कब हुई? तो 1688 में हुई। ठीक है ना।
और वो तब क्या करता है, जो सर जॉन चाइल्ड है, जब वो हारता है तो वो कुछ जुर्माना चुकाता है औरंगजेब को, और उसको औरंगजेब क्या करता है, भारत में रहने की अनुमति देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो यदि आप इस वीडियो को लगातार एक दो बार देखेंगे तो आसानी से आपके प्रश्न हल होंगे फ्रेंड्स। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।